जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का इंग्लिश का सीरीज चल रहा था, लेकिन आज इस बीच में मैं आप लोगों के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो 30+ हैं पहुंचा हुआ हूं, जो कि आप लोगों को चाहे बोर्ड परीक्षा हो या फिर आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और ये आपका संपूर्ण विषय वस्तु कवर किया गया है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम आप लोगों का आदिकाल से संबंधित प्रश्नों का कवर किया गया है, जो अभी तक कहीं पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, ऐसे प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग भी प्रश्नों का जवाब देते रहें और अपनी जानकारी को चेक करते रहें। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस क्लास को लाइक कर दीजिए। अपने मित्रों के पास भी इसे शेयर कर दीजिए और उन्हें भी सजेस्ट कीजिए कि वह भी देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन आप लोगों का है कि आदिकाल को हिंदी साहित्य के इतिहास में किस नाम से भी जाना जाता है। मतलब आदिकाल को हिंदी साहित्य में और किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा है। ऑप्शन ए है वीरगाथा काल, ऑप्शन नंबर बी है भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी है रीति काल और ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक काल। तो आदिकाल को बेटा और किस नाम से जाना जाता है, तो और इसे जाना जाता है ए ऑप्शन नंबर यानी कि वीरगाथा काल से। भक्ति काल जाना जाता है पूर्व मध्यकाल को और उत्तर मध्यकाल को जाना जाता है रीतिकाल के नाम से और उसके बाद वाले काल को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आदिकाल के प्रमुख कवि कौन थे। आदिकाल के प्रमुख कवि कौन थे? क्या विद्यापति थे या फिर चंद्रवरदाई थे या फिर सूरदास थे या फिर तुलसीदास थे। तो बेटा विद्यापति जो हैं ये रीतिकाल के कवि हैं। ये किस काल के कवि हैं? तो विद्यापति रीतिकाल के कवि हैं। तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। तुलसीदास और सूरदास दोनों किस काल के हैं? तो दोनों ही भक्ति काल के हैं, तुलसीदास और सूरदास। लेकिन चंद्रवरदाई किस काल के हैं? चंद्रवरदाई आप लोगों के जो हैं बेटा यही आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का ग्रंथ है? क्या ये महाकाव्य है या फिर खंड काव्य है या फिर गद्य है या फिर नाटक है। तो बेटा जो पृथ्वीराज रासो है इसके रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। कौन है? तो चंद्रवरदाई हैं और चंद्रवरदाई ने इसे लिखा था और ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है ये। तो ये क्या है आपका? ये आप लोगों का कौन सा है? ये आपका महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर ए आपके इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए व्याख्या को भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहें, सुनते रहें और अंत तक जुड़े रहें, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप भगा भगा के देखेंगे या सीधे अंत में आएंगे या कह सकते 2-4 मिनट देखेंगे तो आप पूरे क्लास का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि आदिकाल में किस भाषा का प्रयोग अधिकतर किया गया। आदिकाल में सबसे ज़्यादा किस भाषा का हुआ? तो क्या संस्कृत का हुआ या अपभ्रंश का हुआ या फिर अवधी का हुआ या फिर ब्रजभाषा का हुआ। तो मैं बता दूं संस्कृत। संस्कृत से बेटा आप लोगों का आता है पाली, पाली से आता है प्राकृत और प्राकृत से आता है अपभ्रंश। प्राकृत से क्या आता है? अपभ्रंश आता है और अपभ्रंश से ही विभिन्न अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो संस्कृत है ये पौराणिक युग में था, यानी जब पुराण और इनका रचना हो रहा था धर्म ग्रंथों का हिंदू धर्म में। उसके बाद में पाली बौद्ध धर्म की भाषा थी, प्राकृत जैन धर्म की भाषा थी और अपभ्रंश जो थी ये आपके आदिकाल की सबसे ज़्यादा भाषा रही है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। अवधी और ब्रज का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 5 कह रहा है पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के किस युद्ध का वर्णन है।
पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के किस युद्ध का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है तराइन का युद्ध, बी नंबर है हल्दी घाटी का युद्ध, सी नंबर है पानीपत का युद्ध और डी नंबर है चित्तौड़ का युद्ध। तो बेटा जो तराइन का युद्ध है, तराइन का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बाबर के बीच में और लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी उसके बीच में। चित्तौड़ का युद्ध ये आप लोगों का किसके बीच में हुआ था? तो ये राणा प्रताप के बीच में ही हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 5 के लिए। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है आल्हा ऊदल किस प्रकार के काव्य से संबंधित हैं? आल्हा ऊदल किस प्रकार के काव्य से संबंधित हैं? अब पहला विकल्प है वीर गाथा, दूसरा विकल्प है भक्ति, तीसरा है रीति काव्य और चौथा है नीति काव्य। तो यहाँ पर बेटा आल्हा और ऊदल वीर रस से संबंधित कवि पात्र हैं। तो ये क्या है? आपका वीर गाथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वल्लभ देव किस प्रकार के कवि थे? वल्लभ देव किस प्रकार के कवि थे? क्या ये वीर रस के कवि थे या फिर भक्ति काल के कवि थे या फिर रीति काल के कवि थे या फिर अलंकारिक कवि थे? वल्लभ देव हैं बेटा वीरगाथा काल के हैं और वीरगाथा काल यानी आदि काल के हैं, इसलिए ये कौन से कवि हैं? ये वीर रस के ही कवि हैं। इन्होंने ज़्यादातर रचनाएं वीर रस में ही की हैं। तो इसका भी पहला विकल्प आप लोगों का सही हो जाएगा। अब इसके बाद में देखते हैं कि आदिकाल में किस रस का प्रभाव अधिक था? आदिकाल में किस रस का प्रभाव अधिक था? तो देखिए श्रृंगार रस होगा या फिर वीर रस होगा या फिर करुण रस होगा या फिर शांत रस होगा। तो बेटा करुण रस का प्रभाव उसमें नहीं था, शांत रस का भी प्रभाव नहीं था और मतलब उसमें आदिकाल में आप लोग देखेंगे तो दो ही रस आपको मिलता है जिसमें यहाँ पर पूछा गया अधिक प्रभाव। श्रृंगार भी आपको आदिकाल में मिलता है और वीर रस भी मिलता है। अधिक प्रभाव की बात की जाएगी तो वो किस में है? वहाँ पर वीर रस में। इसीलिए उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल का नाम दिया था आदिकाल को। अब आप लोग प्रश्नों का उत्तर भी करते रहें सभी लोग और देखते हैं अब हम लोग प्रश्न संख्या 9। आल्हा और ऊदल किसके पात्र हैं? किसके पात्र हैं मतलब पृथ्वीराज रासो के हैं या फिर आल्हा खंड के हैं या फिर चंद्रबरदाई काव्य के हैं या फिर मृगावती के हैं? तो बेटा आल्हा और ऊदल जो हैं आल खंड के हैं और आल खंड को और किस नाम से जाना जाता है बता दीजिए? तो आल खंड को परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है। आल्हा खंड को परमाल रासो के नाम से भी इस रचना को जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? जगनिक ने किस काव्य की रचना की थी? जगनिक की बात हो रही है। क्या उन्होंने आल्हा खंड लिखा था या फिर पृथ्वीराज रासो लिखा था या रामचरितमानस लिखा था या कामायनी लिखा था? देखिए इसमें से आप लोग अगर एलिमिनेट करते हुए चले तो कामायनी किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद जी ने। इसको किसने लिखा था? प्रसाद जी ने लिखा था। और बात करें यहाँ पर रामचरितमानस की तो इसको किसने लिखा? इसको तुलसीदास जी ने लिखा था, तुलसीदास जी ने। पृथ्वीराज रासो की बात करें तो इसे किसने लिखा? इसे चंद्रबरदाई ने लिखा था। किसने लिखा था बेटा? चंद्रबरदाई ने। लेकिन आल्हा खंड जिसे परमाल रासो के रूप में भी जाना जाता है ये लिखा था जगनिक ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 10 के लिए। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11 की ओर। और प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो की रचना शैली क्या है? क्या इसमें दोहा लिखा गया, दोहा या चौपाई, या फिर कुंडलिया लिखा गया, या फिर छप्पे लिखा गया, या फिर सवैया में लिखा गया? तो बेटा आदिकाल में जो शैली रही है वो ज़्यादातर दोहा और चौपाई की है और फिलहाल पृथ्वीराज रासो की भी शैली क्या है? तो दोहा और चौपाई ही है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की शैली दोहा और चौपाई है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। आदिकाल के साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो क्या उद्देश्य था? भक्ति था, या फिर वीरता का गुणगान था, या फिर सामाजिक सुधार था, या फिर श्रृंगार रस का प्रदर्शन था। तो देखिए, आदिकाल की जब हम बात करते हैं तो आदिकाल में जो भी कवि होते थे ये राजाश्रित होते थे, मतलब राजाओं के दरबार में रहने वाले होते थे। तो ये अपने राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए अपने अपने राजाओं की वीरता का गुणगान किया करते थे। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 13, कि किस काव्य में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के संघर्ष का वर्णन है। देखिए, अभी पूछा गया था कि पृथ्वीराज चौहान के युद्ध मतलब कौन सा युद्ध था, तो वो तराइन का युद्ध था, मैंने बताया था। और तराइन के युद्ध में मैंने आपको बताया भी है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था, जिसमें 2 युद्ध हुआ था। अब ऑप्शन नंबर ए है आलाखंड, ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर सी है हमीर रासो, और ऑप्शन नंबर डी है ढोला मारू। तो बेटा पृथ्वीराज रासो जो है, ये पृथ्वीराज रासो ही क्या है, ये आप लोगों का इसी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। किसने लिखा है इस रचना को? तो इस रचना को लिखा है चंद बरदाई ने। किसने लिखा है? तो चंद बरदाई ने लिखा है। और चंद बरदाई की और क्या विशेषता है इस रचना की? तो ये रचना आपका हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहलाता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? आल्हा काव्य किस रस पर आधारित है? आल्हा काव्य की बात हो रही है, यानी कि परमाल रासों की बात हो रही है। तो क्या इसमें वीर रस है, या फिर करुण रस है, या फिर हास्य रस है, या फिर श्रृंगार रस है? तो बेटा आल्हा की बात करें तो आल्हा किस में है? वीर रस में है। आल्हा और ओदल दोनों की बात की जाती है तो वो वीर रस में है, तो इसलिए विकल्प आपका ए वाला सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि ढोला मारू किस प्रकार की रचना है? ढोला मारू आदिकाल की रचना है। तो क्या ये वीर गाथा है, या फिर ये प्रेम कथा है, या फिर भक्ति काव्य है, या फिर नीति काव्य है? कैसा काव्य है बेटा? तो अब आप लोग सोचेंगे कि आदिकाल की रचना है तो वीर गाथा का ही होगा। तो बेटा ये वीर गाथा नहीं है, ये प्रेम कथा है। ये क्या है? ये आपका प्रेम कथा है, जिसमें ढोला एक स्त्री होती है, युवती होती है, और मारू कौन होता है? एक पुरुष होता है। तो दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन इसमें किया गया है प्रश्न संख्या 15 में। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 पूछ रहा है कि हमीर रासों के रचयिता कौन हैं? हमीर रासों के रचयिता क्या चंद्रबरदाई हैं, या फिर सारंगधर हैं, या फिर दलपति विजय हैं, या फिर जैनसेन हैं? तो बेटा यहाँ पर अगर हम बात करें तो चंद्रबरदाई ने लिखा पृथ्वीराज रासो, और सारंगधर ने क्या लिखा? हमीर रासो। सारंगधर ने क्या लिखा? हमीर रासो। और दलपति विजय ने क्या लिखा? तो दलपति विजय ने लिखा था कौन सी रचना? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसे बताएंगे कि दलपति विजय ने कौन सी रचना लिखी थी। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, क्या कह रहा है कि खुमार रासो किसने लिखा? खुमार रासो किसने लिखा? क्या पृथ्वीराज चौहान ने लिखा, या फिर जैनक ने लिखा, या फिर दलपति विजय ने लिखा, या फिर चंद्रबरदाई ने लिखा? तो पृथ्वीराज चौहान राजा थे, इन्होंने कोई भी रचना नहीं की थी। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था, पृथ्वीराज रासो लिखा था। चंद्रबरदाई ने कौन सी रचना? तो पृथ्वीराज रासो लिखा था। और अगर हम बात करें जैनक, तो जैनक नहीं जगनिक थे, और जगनिक ने लिखा था परमाल रासो। यहाँ पर कौन होगा? दलपति विजय होंगे। दलपति विजय ने कौन सी रचना लिखी है? खुमार रासो। तो इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं आप लोग प्रश्न संख्या 18 की ओर चलिए। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है वीरगाथा काल किस कालखंड में आता है? वीरगाथा काल की मतलब आपको समयावधि बतानी है कि कब से कब तक चला है वीरगाथा काल। तो क्या ये 1050 से 1328 ईस्वी तक था, या फिर 1400 से 1600 ईस्वी तक था, या फिर 1600 से 1800 ईस्वी तक था, या फिर 1800 से 2000 ईस्वी तक था? तो अगर हम इसकी बात करें बेटा तो देखिए ये आपका जो 1050 से 1328 है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा समयावधि बताया गया है वीरगाथा काल का, जो कि अगर हम इसको बात करें उसमें विक्रमी संवत में तो इसमें 57 जोड़ लेना, यानी कि 1107 से 1375 75 तक। हाँ,
तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि मृगावती किसने लिखी? मृगावती एक रचना है, तो वो किसने लिखा था? क्या उसको नरपति नाल ने लिखा, या फिर उसको कुतुबन ने लिखा, या फिर चंद्रबरदाई ने लिखा, या फिर जैनक ने लिखा? तो बेटा नरपति नाल ने क्या लिखा है? तो नरपति नाल ने खुमार रासो लिखा है। नरपत नाल ने बीसल देव रासो लिखा है। क्या लिखा है? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो किसने लिखा है? नरपति नाल ने लिखा है। बात करें चंद्रबरदाई की, तो अभी आप देख ही चुके हैं कि पृथ्वीराज रासो ने पृथ्वीराज रासो लिखा। जैनक यानी जगनिक ने क्या लिखा है? तो जगनिक ने लिखा है परमाल रासो। कौन सी रचना? परमाल रासो लिखा है। तो बेटा अब इसमें बचे कौन? इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, पृथ्वीराज रासो। अब आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो ये कुतुबन जो है, कुतुबन ने ही क्या लिखा है? मृगावती लिखा है। चलिए आप लोग अब चलते हैं हम लोग सब कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 20 पर। ढोला मारू किस शैली में लिखा गया? ढोला मारू जो रचना है ये किस शैली में है? क्या दोहा चौपाई है, या फिर सोरठा है, या फिर कवित्त है, या फिर सवैया है? तो बेटा ढोला मारू ये भी आपका दोहा और चौपाई में ही लिखा गया है। मतलब पृथ्वीराज रासो भी दोहा चौपाई में लिखा गया है, और ढोला मारू भी आपका किस में लिखा गया है? इसी में, दोहा और चौपाई में ही। तो प्रश्न विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 21। अभी तक आप लोग 20 प्रश्नों को हल कर चुके हैं, और इस 20 प्रश्नों में आप लोगों ने उत्तर भी दिया है, और उत्तर आप लोग अंत तक देते रहें। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है बेटा? क्या खुमार रासो है, या फिर बीसल देव रासो है, या फिर पृथ्वीराज रासो है, या फिर परमाल रासो है? आप लोग अंत तक जुड़े रहिए प्रश्न संख्या 21 से, और आपको आगे देखिए कितने शानदार प्रश्न मिलते हैं। तो खुमार रासो की अगर हम बात करें बेटा, तो खुमार रासो किसने लिखा था? खुमार रासो दलपत विजय ने लिखा था। बीसल देव रासो किसने लिखा? तो ये नरपति नाल ने लिखा था। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? ये आप लोग देखे हैं कि इसको किसने लिखा था? तो ये आपका लिखा था चंद्रबरदाई ने। और परमाल रासो जगनिक ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यही हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या है 22। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है कि आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल किसने दिया है? आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो क्या मिश्र बंधु ने कहा है, या फिर राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है? तो बेटा आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? ये कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, क्योंकि इसमें जो भाषा थी वो ज़्यादातर अपभ्रंश का ही प्रयोग किया गया है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला सही होगा। अब इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आदिकाल को किसने क्या कहा है। तो यहाँ देख लीजिए कि आदिकाल को किसने क्या कहा है। आदिकाल के लिए विभिन्न विद्वानों ने जो नाम सुझाए हैं वह हैं, क्या कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है इसे आदिकाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इसे आदिकाल कहा है। मतलब ध्यान रखना है कि मिश्र बंधु ने भी आदिकाल कहा है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी आदिकाल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधिकाल कहा है, और चारणकाल भी कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दो नाम दिया है, संधिकाल और चारणकाल। राहुल सांकृत्यायन ने बेटा इसे सिद्ध सामंत काल कहा है, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा है। ध्यान रखिए, ये सभी प्रश्न आपके बन सकते हैं कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो मिश्र बंधु ने कहा, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और सिद्ध संधिकाल किसने कहा? तो वो कहा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, और चारणकाल भी उन्होंने ही कहा है। और सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा? तो उन्होंने इसे अपभ्रंश काल कहा है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है, वीरगाथा काल नहीं, वीर काल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नामकरण वीरगाथा काल किया है। तो इन समस्त लेखकों, कवियों या जो भी हैं, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, और साथ ही साथ आप लोग ये भी याद रखेंगे कि किसने
क्या कहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 23 पर। प्रश्न संख्या 23 क्या है? आलखंड का दूसरा नाम। आलखंड का दूसरा नाम क्या बीसलदेव है, या फिर परमाल रासो है, या फिर खुमार रासो है, या फिर हम्मीर रासो है? तो बेटा आलखंड का दूसरा नाम क्या है? तो वो आपका है परमाल रासो, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, सही जवाब है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि आदिकाल के रचनाकार हैं, मतलब इसमें आदिकाल के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए, क्या नरपति नाल हैं, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, या फिर केशवदास हैं, या फिर नाभादास हैं? तो नाभादास और केशवदास ये किससे हैं? ये भक्ति काल से हैं। ये किस काल से हैं बेटा? तो ये सभी भक्ति काल से हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आधुनिक काल से हैं। कौन से काल से हैं? आधुनिक काल से हैं, ठीक है। और नरपति नाल जो हैं यही क्या हैं? यही आपके आदिकाल के रचनाकार हैं। अब हम लोग चलते हैं बेटा प्रश्न संख्या 25 पर। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है कि कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? आदिकाल का कौन सा ग्रंथ है? तो कौन सा है? क्या सूरसागर है, या फिर पद्मावत है, या फिर बीसलदेव रासो है, या फिर आंसू है? तो सूरसागर कब का है? भक्ति काल का है। किसने लिखा था? तो इसको किसने लिखा था बेटा? सूरदास जी ने लिखा। पद्मावत किस काल का है? रीति काल का है। इसको किसने लिखा? तो इसको लिखा था केशवदास ने। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम ये किसकी रचना है? केशवदास जी की। आंसू, आंसू किसकी रचना है? तो ये आपका आधुनिक काल का है और छायावाद युग का है। आधुनिक काल में छायावाद युग का है। और इसको किसने लिखा था? इसको रचा था जयशंकर प्रसाद जी ने, जिनका क्या है? आंसू, झरना, लहर, कामायनी। और बीसलदेव रासो यही आपका क्या है? आदिकाल का है। किसने लिखा इसे? तो इसे लिखा नरपति नाल ने, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बेटा किस पर? क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 26 पर। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है परमाल रासो किस काल की रचना है? तो क्या ये आदिकाल की रचना है, या फिर ये भक्ति काल की रचना है, या फिर रीति काल की रचना है, या फिर आधुनिक काल की? तो रासो ग्रंथों की जो भी रचनाएं हुई हैं वो आदिकाल में ही हुई हैं। रासो ग्रंथों की रचना कहाँ हुई है? आदिकाल में। तो प्रश्न संख्या 26 के लिए उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? क्या ग्रियर्सन ने लिखा, या फिर गारसादा तासी ने लिखा, या फिर रामकुमार वर्मा ने लिखा, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने लिखा? तो बेटा सबसे पहले जो इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वो किसने लिखा था? गारसादा तासी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है? आदिकाल की रचना नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ कह रहा है नहीं है। तो क्या इसको पृथ्वीराज रासो नहीं है, या फिर परमाल रासो नहीं है, या फिर पद्मावत नहीं है, या फिर विद्यापति ग्रंथ पदावली नहीं है? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो पृथ्वीराज रासो लिखा है चंद बरदाई ने। इसको किसने लिखा बेटा? तो चंद बरदाई ने लिखा है। और इसके बाद में अगर हम बात करें परमाल रासो की, तो इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है जगनिक ने। इसे ही आला खंड भी कहा जाता है, इसे ही आला खंड भी कहा जाता है। बात करें पद्मावत की, पद्मावत किसने लिखा है? तो पद्मावत लिखा है केशव दास ने, केशव दास जी ने लिखा है। और अगर हम बात करें विद्यापति पदावली की, तो ये लिखा है विद्यापति ने ही। किसने लिखा है? विद्यापति जी ने ही लिखा है। अब पूछ रहा है कि आदिकाल की रचना कौन सी नहीं है? तो पद्मावत नहीं है। केशवदास जी आदिकालीन कवि नहीं थे। केशवदास जी रीतिकालीन कवि थे और भक्तिकालीन कवि थे, मतलब भक्ति काल के अंतिम समय में और रीतिकाल के आरंभिक काल में। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पद्मावत। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है?
प्रथम कवि की बात हो रही है, गद्य लेखक की बात नहीं हो रही है। गद्य लेखक की बात होगी तो कवि गंग होंगे। और अगर बात करें प्रथम कवि की तो क्या गोरखनाथ होंगे, या फिर चंद्रबरदाई होंगे, या फिर जगनिक होंगे, या फिर सराहपा होंगे। तो बेटा आपके दिमाग में ये प्रश्न ना आए कि अगर प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और लिखा है उसे चंद्रबरदाई ने, तो वही हैं। चंद्रबरदाई नहीं है, पहले कवि हैं सराहपा। कौन से हैं? सराहपा। तो आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 29 के लिए। प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 30 है, अमीर खुसरो रचना के रचनाकार हैं। कौन है? क्या राउल बेल हैं, या फिर खालिक बारी हैं, या फिर पाहुड़ दोहा हैं, या फिर भविष्यम कहा हैं? तो बेटा अमीर खुसरो रचना एक है। अमीर खुसरो एक कवि भी थे जो कि इनके अकबर जी के दरबार में रहते थे और पहेलियाँ सुनाते थे। तो यहाँ पर और उन्हीं के नाम से एक रचना हुई है जिसको लिखा है खालिक बारी ने। किसने लिखा है? खालिक बारी ने। अब देखते हैं, देखिए 30 प्रश्न आप लोग कर चुके हैं और धैर्य के साथ अंत तक जुड़े रहें। बस बहुत चंद प्रश्न और बचे हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न हैं, तो इसलिए अंतिम तक जरूर जुड़े रहें और प्रश्नों का उत्तर आप लोग विकल्प में बताते रहें। प्रश्न संख्या 31 है कि वीरगाथा काल की विशेषता है। अब ऑप्शन नंबर ए है नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, या फिर प्रकृति चित्रण, या फिर युद्धों का सजीव चित्रण, या फिर मुक्तक काव्य की रचना। तो बेटा अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 31 के लिए, तो वीरगाथा काल में वीर रस की प्रधानता थी। वीर रस होगा तो युद्ध होगा, और युद्ध का सजीव चित्रण जो है ये कहाँ इसकी एक प्रमुख विशेषता है वीरगाथा काल की। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है, 32 नंबर क्या है कि आदिकाल का अन्य नाम है। अन्य नाम क्या है? क्या इसे सिद्ध सामंत काल कहा जाता है, या श्रृंगार काल, या स्वर्ण काल, या अलंकृत काल? तो अलंकृत काल जो है ये किसको कहा जाता है? तो ये रीति काल का ही अन्य नाम है। ये किसका अन्य नाम है? रीति काल का। स्वर्ण काल भक्ति काल को कहा जाता है। स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो ये भक्ति काल को कहा जाता है। और बात करें श्रृंगार काल, तो ये भी रीति काल को ही कहा जाता है। और अगर हम लोग बात करें सिद्ध सामंत काल, तो यही कहा जाता है। आदिकाल को किसने कहा? सिद्ध सामंत काल। कमेंट सेक्शन में सब लोग बता दीजिए, क्योंकि अभी हमने आप लोगों को प्रश्न संख्या 22 के बाद में बताया था कि किसने क्या कहा है। तो आप लोग इसे तुरंत उत्तर कमेंट सेक्शन में सभी उत्तर बता दीजिए इसका कि कौन होगा। प्रश्न संख्या 32 में सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, ये आपको बताना है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 क्या कह रहा है? नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं। मतलब नाथ संप्रदाय ये उसमें आदिकाल में नाथ साहित्य भी एक होता है। तो क्यों कौन था? क्या गोरखनाथ जी हैं, या योगी आदित्यनाथ हैं, या फिर दोनों हैं, या फिर कोई नहीं है? तो देखिए बेटा योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान में गोरखनाथ मंदिर जो है गोरखपुर में उसके महंत हैं, लेकिन वो वहाँ के उसके संस्थापक नहीं हैं। बात करें दोनों, तो दोनों अब हो नहीं सकता और कोई नहीं भी नहीं हो सकता, तो गोरखनाथ होगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि अगर गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ अगर दोनों ऑप्शन में हैं तो उत्तर सही क्या होगा? मत्स्येंद्रनाथ। कुछ जगह पर आयोग ने मत्स्येंद्रनाथ को माना है और कुछ जगह पर आयोग ने किसको माना है? गोरखनाथ को माना है। तो इसलिए जब दोनों ऑप्शन में होंगे तो आप मत्स्येंद्रनाथ ही लगाना, और अगर मत्स्येंद्रनाथ नहीं है तब तो गोरखनाथ पूरी तरीके से सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 देख लीजिए कि क्या है। पृथ्वीराज रासों में सर्गों की संख्या। अब सर्ग क्या है? सर्ग मतलब होता है खंड, जैसे या फिर कांड जिसको कहते हैं, या भाग जिसको कहते हैं। तो कितने खंड हैं? क्या 67 हैं, या फिर 68 है, या फिर 69 है, या फिर 70 है? तो बेटा पृथ्वीराज रासों में ये बहुत बड़ा काव्य था, इसीलिए इसको महाकाव्य कहा गया था। इसमें 68 सर्ग हैं, 68 भाग हैं, और यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि श्रावकाचार के रचनाकार हैं। श्रावकाचार के रचनाकार क्या देवसेन हैं, या फिर विजयसेन हैं, या फिर सुमतिगढ़ हैं, या फिर जिनधर्म सूरी हैं? तो बेटा श्रावकाचार के रचनाकार देवसेन जी हैं। कौन है? देवसेन जी हैं। अब ये आप लोगों का हो गया 35 प्रश्न। अब बेटा मैं बता दूं कि आप लोग के लिए जो आदिकाल है,
आदिकाल से आपके समस्त महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दिए गए हैं जो पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। अगर आप लोगों ने अब तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग इस क्लास को सभी लोग लाइक कर दिया कीजिए और इसके बाद में अपने मित्रों के पास आप इसे शेयर कर दिया कीजिए और कमेंट में अगर कोई सुझाव है तो ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अगर आप लोगों का इसमें कितना प्रश्न सही गया ये भी बताएं, कोई कन्फ्यूज़न है तो भी बताएं। और आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप टेलीग्राम के लिंक में जुड़ जाया करें, वहाँ पर आपको समस्त PDF प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे पुनः हम लोग कुछ और टॉपिक के साथ में, जिसमें इंग्लिश का आप लोगों का ट्रांसलेशन वाला सीरीज़ पुनः कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।